तो काट देना भैया, हमारा नाम आ जाएगा घर पे। तुम्हारा नाम आ जाएगा घर पे? हाँ, बिना बताए लेके आए। मतलब कुछ भी फुद्दू बना दे रखा है। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा मतलब मेरे को कमी नज़र आई इसमें कि भाई ये रॉयल एनफील्ड को समझना चाहिए यार कि ये क्या बना रहे हैं आप। चलो अब तुम्हारी बारी चलाने की, चलाओ फिर। ये देखो आराम से। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, मेरे पीछे खड़ी है रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650। तो आप समझ लीजिए कि आज का जो ब्लॉग रहेगा वो रहेगा इस बाइक के ऊपर। एक्चुअली इस बाइक के बारे में ना जब मैंने पहले इसकी डिलीवरी वाला ब्लॉग डाला था तो उसमें कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पूछा था कि इसके बारे में आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, मतलब इस टाइप से जो भी प्रोस एंड कॉन्स है वो आप बताएँ। तो आप मुझे बताइए 10 से 12 दिन हुए थे इसको लिए हुए, तो मैं उसमें क्या ही इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता सकता था। तो इसीलिए अब इसको 1 साल और 14 डेज़ हो चुके हैं। तो अब 1 साल का सारा एक्सपीरियंस लेके मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करता हूँ और इसके जो प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सारे खुल के बताऊँगा। और देखिए कुछ चीज़ ना सब्जेक्टिव होती हैं, तो लाइक मतलब सब्जेक्टिव इन द सेंस कि मुझे कुछ चीज़ें इसमें बुरी लगी तो हो सकता है कुछ लोगों को वो चीज़ नॉर्मल लगे या अच्छी लगे, और कुछ चीज़ मुझे जो अच्छी लगी हो वो जो कई लोग होते हैं उनको नॉर्मल लगे। तो इसलिए मैं पहले बता दूं तो कुछ चीज़ें जो इसमें हैं वो सब्जेक्टिव भी हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए इस ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों इस बाइक के बारे में बताने से पहले एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं और इस बाइक को मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। आई डोंट नो आपको वीडियो में कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी लंबी चौड़ी दिख रही है, बट मैं आपको बता दूँ ये रियल लाइफ में काफ़ी लंबी और चौड़ी ये बाइक दिखती है। ये देखिए चारों तरफ से 650 सीसी की एक हैवी मशीन आप इसको बोल सकते हैं। और ये रहा इसका फ्रंट लुक। ये सबसे पहला जो इसमें प्लस पॉइंट है वो है इसका प्राइस पॉइंट। भाई 650 सीसी का फुल्ली मेटल और रॉयल एनफील्ड जो कि एक बहुत ही अच्छा नामी ब्रांड है, उसकी बाइक आपको इतने कम प्राइस में 650 सीसी में अवेलेबल करा रहा है। आई डोंट थिंक कि कोई और कंपनी इतने कम प्राइस पॉइंट में ये प्रोडक्ट, इस टाइप का प्रोडक्ट आपको दे सकता है। तो पहला है इसमें प्राइस पॉइंट जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसको मैं प्लस में डालता हूँ। दूसरा है इसका लुक। इसका जो लुक है ना भाई, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आई डोंट नो वीडियो में कैसी बाइक लग रही है, बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना भाई, आप इसको मतलब इसकी तारीफ़ किए बिना तो रह ही नहीं सकते। काफ़ी चौड़ी बाइक, काफ़ी अच्छी बाइक और हैवी मशीन बाइक लगती है भाई। हैवी मशीन मतलब हैवी मशीन बाइक नहीं, काफ़ी हैवी मशीन ये लगती है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट मुझे लगा। और दूसरा है इसका डायमेंशन। जैसे कि जो लुक मैंने बोला है तो वही इसमें आ जाएगा। जो इसका डायमेंशन है मतलब इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, तो ये सब इसके जो डायमेंशन की बात करूं मैं, तो जो हार्ले डेविडसन की आती है ना, स्ट्रीट वाली आती है, तो आप इसको उसके बगल में खड़ा कर दीजिए और उसको खड़ा कर दीजिए, तो आप मतलब इजीली आप बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा हैवी लग रही है, मतलब काफ़ी महंगी लग रही है और उससे ज़्यादा बड़ी, लंबी, चौड़ी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपको फील देगी। बाकी वो अपनी जगह अच्छी है, देखो मैं ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ उसको, बट ये आपको जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रही है उस हिसाब से हार्ले डेविडसन की जो बाइक है स्ट्रीट वाली, वो शायद 650 कितनी 750 ऐसी कुछ आती है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो ये उससे ऊपर निकल जाती है। अगला है इसका डिस्क। भाई जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आगे वाला जो इसका डिस्क है ना भाई, इतना बड़ा है, शायद आई थिंक 320 mm का है। तो भाई एक अच्छा खासा नंबर है इस डिस्क का। और जो रियर वाला है वो है 300 mm का। तो दोनों ही डिस्क काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े दिए गए हैं। आप देखिए, आपको ऐसे ही देखने से पता चल रहा होगा। अगला जो इसका प्लस पॉइंट है, इसकी मीटर की विजिबिलिटी। मैं एक बार इसमें चाबी लगा के दिखा देता हूँ आपको। इसकी चाबी लगा के जो इसका मीटर कंसोल है ना भाई, ठीक है, ये इतना अच्छा है। ये मतलब मई जून की जो नेक्स्ट लेवल की गर्मी पड़ती है, नेक्स्ट लेवल की धूप पड़ती है, उसमें भी इसकी जो विजिबिलिटी है ना इतनी शानदार है, इतनी शानदार है कि मैं बता नहीं सकता। और इस तरफ ये दिया है टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला मीटर। तो इन दोनों की जो विजिबिलिटी है
वो एक नंबर है। मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी तेज़ धूप पड़ रही है, कितनी तेज़ लाइटिंग इसके डायरेक्ट ऊपर पड़ रही है, कोई मैटर नहीं करता। मतलब इतनी अच्छी विजिबिलिटी है इसकी। फिर है इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन। भाई इसका जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन है ना, इतना अच्छा है कि आप अगर रियल लाइफ में, मैं कभी इसका एक शॉर्ट वीडियो या वीडियो बनाकर डालूंगा, जो नॉर्मल बाइक में आता है ना, तो उसके कंपैरिजन में इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता है ये कि कहाँ से टर्न लेना है। और ये अपना कलर भी चेंज करता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कलर में आ रहा है तो उसी कलर में चलता जा रहा है कि राइट लेना है लेफ़्ट लेना है। जैसी जैसी टर्न नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे ही अपना कलर भी चेंज कर देता है। और जब बिल्कुल टर्न पे आप पहुँच ही गए हो तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता हो। इस टाइप से ना एक्स्ट्रा फीचर इसमें दिए गए हैं टर्न बाई टर्न नेविगेशन में। तो इसका ये भी जो मीटर है, दोनों मीटर अपनी जगह सुपर्ब अच्छा काम करते हैं। हैवी बाइक है। इसका जो क्लच है, लिटरली आपको लगेगा ही नहीं कि आप 650 सीसी की कोई बाइक चला रहे हैं। इतना स्मूथ क्लच है कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चाहे आप जो ब्रेक की बात करें या फिर क्लच का, वैसे मैं स्पेशली क्लच की बात करूँगा। काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी लाइट क्लच है इसका। तो लॉन्ग रूट पे भी आप जाएंगे तो आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। क्लच एंड ब्रेक एडजस्टमेंट जो ये आप देख रहे हैं, ये आप घुमाकर ऐसे, ये आप घुमाकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मतलब मेरे हाथ बड़े हैं तो मैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट करूँगा, किसी के हाथ छोटे हैं तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसा जो फ्रंट ब्रेक है उसमें भी यही होता है कि आपके हाथ छोटे हैं बड़े हैं, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मैन स्टैंड, कई जो हैवी बाइक आती हैं, कई जो नॉर्मल बाइक भी आती है ना, जैसे कि जावा की साइड है ना, जावा की कुछ बाइकें, जब वो है ना बॉबर बाइक आती है, पिराक आती है, कौन सी वाली आती है, उसमें मैन स्टैंड ही नहीं दिया है भाई, बताओ, सिर्फ साइड स्टैंड है उसमें। तो चलो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि इसमें इतनी हैवी बाइक होने के बावजूद भी साइड स्टैंड और मैन स्टैंड दोनों दिया है। इसमें आता है ट्विन सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है, जो कि आप लॉन्ग रूट पे भी ले जाएंगे ना तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका रेडिएटर आप देख लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आप 200, 300, 400 किलोमीटर तक अगर आप कंटिन्यू चलाना चाहते हैं तो बेझिझक आप इसको चला सकते हैं। और दूसरा है, इसमें मैक्सिमम पावर जो देता है ये 47 PS का, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 52 Nm का। अगर किसी भी मतलब किसी को भी अगर बाइक का थोड़ा भी नॉलेज होगा ना तो उसको ये पावर फिगर बताना तो वो खुद बताएगा कि ये कितनी पावरफुल बाइक है। आप खुद ही सोच लीजिए 650 सीसी की जो बाइक है उसमें पावर तो क्या ही होगी। और जो मैंने टॉर्क और मैक्सिमम पावर का जो नंबर्स बताए थे ना, वो आपको सुनकर ही आप समझ में आ गई होगी कि ये कितना पावरफुल एक बाइक रॉयल एनफील्ड ने बनाया है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ग्वालियर जा रहा था ना, तो यमुना एक्सप्रेस वे पे है। आप इसकी पावर इतना आप समझ लीजिए, जो कि मैंने इसको प्लस पॉइंट में डाला है, कि अगर आप 100 या 110, 120 की स्पीड में भी चल रहे हैं ना, और किसी कार को या किसी भी और बाइक वगैरह जो भी है उसको अगर आपको क्रॉस करना है, ओवरटेक करना है, तो 120 की स्पीड में भी आप चल रहे होगे। और जब आप इसके एक्सेलरेट को, जब आप इसको और थोड़ा सा रैप करेंगे, थोड़ा सा और एक्सेलरेटर दबाएंगे, तो ये एकदम से निकलता है। ऐसे नहीं कि उस समय जब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और उसके बाद ये लीनियर पावर आपको देना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं। 110, 105, 120 की स्पीड में भी जब आप इसे हल्का सा रैप करेंगे तो ये एकदम स्पीड मतलब अच्छा पावर जनरेट करती है। और फिर अगला है इसका कंफर्ट। आप ये देख लीजिए, सीट यहाँ है और पैर देख लीजिए, पैर कहाँ पर है। तो ये समझ लीजिए कि पूरे पैर ऐसे लंबे से स्ट्रेट हो जाते हैं, आपको लॉन्ग रूट पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देंगे। इसको जब आप लॉन्ग रूट पे ले जाते हैं ना, तो भाई आप जितनी स्पीड चलाओ, मतलब आप जैसे 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 ले जा रहे हो, तो भाई ये गाड़ी ना और मतलब रोड से चिपक के चलती है। मेरे पास पल्सर 160 भी रही है, 150 भी रही है, अभी मैं 125 भी चला रहा हूँ, मतलब, और जो मैं बता रहा हूँ 160 तक मेरे पास थी। तो उनको आप जब बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे ना, तो फिर वो क्या होता है, वो ऐसा लगता है कि मतलब रोड को छोड़ रही है, बाइक है ना रोड को छोड़ रही है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे टायर है ना, टायर हवा में है, मतलब बाइक हवा में उड़ रही है। फिर तो इसमें ऐसा नहीं है। अबे यार ये देखना ज़रा, अलग ही लेवल का। ये देखो, बुलेट फेल, सब फेल, इतना तेज़ साउंड। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो चाहे आप इसका वेट की वजह से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये 200
242 किलो की बाइक है भाई, 242 किलो की। और फिर उसके बाद जब इसमें लेग गार्ड लग गया, सम गार्ड लग गया, पेट्रोल डला रहता है और 80-85 किलो का आदमी इसमें बैठा रहता है, तो समझ लीजिए फिर कितना, मतलब 350 किलो लगभग मतलब 325 किलो की बाइकें हो जाती है। जब ये रोड पे बहुत स्पीड से भागती है ना तो बिल्कुल चिपक के चलती है। तो जो है आप वो जो ये चिपक कर चलती है ना, तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देती है। बाइक बोलती है कि भाई मुझे कितना भी भगा लो, मैं रोड से चिपक के चल रही हूँ, मैं मतलब कुछ नहीं होगा, तुम बस दौड़ाओ। एक और जो इसका प्लस पॉइंट है वो इसकी ब्रेकिंग है। इसको जैसे कि रॉयल एनफील्ड पहले काफ़ी ज़्यादा बदनाम थी कि भाई इतनी हैवी बाइक है, ठीक है, जो क्लासिक 350 या स्टैंडर्ड आती थी तो वो इसलिए बदनाम थी कि उनकी ब्रेकिंग अच्छी नहीं हुआ करती थी। लेकिन भाई इतनी हैवी होने के बाद भी इसकी ब्रेकिंग एक नंबर है। मैं तो कई बार इसको लॉन्ग रूट पे ले जा चुका हूँ और इसकी ब्रेकिंग टेस्ट कर चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग इसकी मिलती है, काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें वाइब्री के कैलिपर दिए गए हैं, डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी सारी स्पोर्ट्स बाइक में भी इनका यूज़ होता है। तो इस वजह से ना अब रॉयल एनफील्ड की जो बाइकें आती हैं वो काफ़ी, उनकी जो ब्रेकिंग है काफ़ी अच्छी हो चुकी है पहले के मुकाबले। हाँ, पहले मैं मान सकता हूँ कि अच्छी नहीं थी, लेकिन अब इसकी जो ये शिकायत थी वो रॉयल एनफील्ड ने दूर कर दी है, स्पेशली इस बाइक में तो मैं बोलूँगा। एंड इसका एक और प्लस पॉइंट है इसकी हेडलाइट। इसकी ये पूरी ही एलईडी सेटअप दिया हुआ है यहाँ पर हेडलाइट का। बस जो इंडिकेटर्स हैं वो इन्होंने हैलोजन दे रखे हैं, बाकी जो हेडलाइट का सेटअप है पूरा का पूरा एलईडी सेटअप है और नाइट के टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त विजिबिलिटी देता है ये, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट इसका जो है वो है, इसमें शोवा के सस्पेंशन दे रखे हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक में, मतलब जो कि एक अच्छी कंपनी माने जाते हैं। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वर्ल्ड के 2nd या 3rd नंबर पर ये आते हैं शोवा के सस्पेंशन, जो कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स बाइक में भी देते हैं, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। तो आप बोल सकते हैं ओवरऑल जो कि जो रॉयल एनफील्ड ने है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है सुपर मेटियोर में, चाहे इंजन की बात करूँ चाहे सस्पेंशन की बात, मतलब कुछ भी ओवरऑल। तो चलिए, अब इतनी सारी अच्छाइयाँ बता दी हैं मैंने आपको, तो भाई बुराइयाँ तो होंगी। तो इसमें कुछ बुराइयाँ हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जो कि आपको भी पसंद नहीं आएंगी, और कुछ एक्स्ट्रा बुराइयाँ हैं जो मुझे नहीं पसंद आई, मे बी आप लोगों को नॉर्मल लगे। तो चलो फिर अब बुराइयों का काफ़िला चालू करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली कमी मुझे नज़र आई, जो कि फर्स्ट नंबर की कमी है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो है इसका टायर। जैसे कि आप इस बाइक को देखेंगे फ्रंट साइड बैक से कहीं से भी काफ़ी चौड़ी, काफ़ी मतलब लंबी बाइक लगती है। उसके हिसाब से ना इसका जो टायर का सेक्शन है, 100 सेक्शन का टायर दिया हुआ है, ये बिल्कुल भी मतलब जस्टिफाई नहीं करता है, थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए। इसमें 100 सेक्शन का, जबकि ये 650 सीसी की बाइक है और इसी कंपनी की आती है गोरिल्ला, जो कि 450 सीसी की बाइक है, उसमें 120 सेक्शन का दिया हुआ है। तो इसी प्रकार ये मैं जो रियर टायर है उसके बारे में भी बता दूं, जो कि मैंने गोरिल्ला का बताया ना, 450 सीसी की बाइक है और ये 650 सीसी की बाइक है। इसमें वैसे 150 का ठीक लगता है, लेकिन जब उसमें आप, इससे कम सीसी की बाइक है उसमें आप जब 160 सेक्शन का दे सकते हैं, तो इसमें भी कम से कम 160 सेक्शन का तो भाई होना ही चाहिए था। तो पहली कमी उसमें मुझे नज़र आई वो है टायर का। पहली कमी जो इसमें मुझे नज़र आई है, देखिए इसकी अच्छाई भी थी, लेकिन इसमें अब एक बुराई भी है। मैं आपको दिखा दूं, ये अपना मीटर चालू हो गया है। ये तो चलो इसको छोड़ दो, ये तो टर्न बाई टर्न नेविगेशन है, ये अपनी जगह अच्छा काम करता है। लेकिन जो ये है मेन वाला, भाई इसमें ना बस ये टाइम दिख जाएगा, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर है, ओडोमीटर है, और अब मैं इसको दबाऊंगा ना, इसको जो ये आई बटन है ये वाला, तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ओडोमीटर, देखिए ओडोमीटर चेंज होएगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये ओडोमीटर, मतलब ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर के सिवा इसमें आप कुछ भी छेड़ाखानी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। आजकल की जो 1.25 लाख की बाइक है ना, 1.25 लाख भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, उससे कम की भी बाइक है, उसमें भी जैसे डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गया, और मतलब इस टाइप से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट इसमें कुछ भी नहीं है। और जो इसका ये इको दिख रहा है ना, ये चाहे आप हाई स्पीड में बाइक चलाएं, चाहे आप नॉर्मल स्पीड में बाइक चलाएं, चाहे फर्स्ट गियर में बाइक चलाएं, चाहे आप 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस इको ही लिखा रहता है, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा मीटर है ये, बस जो फ्यूल इंडिकेटर है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब आप फ्यूल डलवाएंगे। और दूसरा, जैसे अभी ट्रिप ए,
ट्रिप बी, और उसके बाद एक और बार दबाया तो अभी तो ऑडोमीटर आ गया क्योंकि ये रिजर्व में नहीं लगी। जब ये रिजर्व में लग जाती है ना तो ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ़, ऑडोमीटर से पहले ट्रिप एफ़ और आ जाता है, तो जो कि दिखा देता है कि आपकी रिजर्व में कितनी बाइक चल चुकी है। बस उसके अलावा इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इस मीटर में नहीं मिलेगी। तो भाई जब 1.25 लाख की बाइक में भी आजकल कंपनियां काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं, भर भर के काफ़ी सारे फीचर्स दे देती हैं, तो भाई ये ऑलमोस्ट 4.5 लाख की बाइक है। ऑलमोस्ट क्यों 4 लाख या थोड़ी सी ऊपर ही की मेरे को पड़ी है। इसमें सारा एक्सटेंडेड वारंटी से लगा के, ऐसे सीरीज़ से लगा के और भी सारी चीज़ें मैंने इसमें करवाई हैं। तो इसमें भाई इतना तो देना चाहिए था यार। रॉयल इनफील्ड की सबसे महंगी बाइक अगर मैं बोलूँ इसको तो कोई गलत नहीं है। तो उसके बावजूद भी ना इसमें ये मुझे एक कमी नज़र आई कि इसके मीटर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसमें जो एक सबसे बड़ी कमी मुझे नज़र आती है ना, मतलब मैं आपको पहले कुछ बताना चाहता हूँ भाई, कोई भी कंपनी है ना, चाहे बाइक बनाए या कार बनाए, तो पहले कई महीनों तक या कई साल तक ना R&D करती है उस पर, ठीक है, कि भाई रिसर्च करती है पूरा सब कुछ। तब उसके बाद कई महीनों या कई सालों की मेहनत के बाद तब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जब आप अपनी कंपनी का जो भी आपका ब्रांड है उसका सबसे महंगा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें तो आप मतलब हर चीज़ टॉप नॉच देना ही पसंद करेंगे, और टॉप नॉच होनी भी चाहिए जो कि आपका सबसे महंगा प्रोडक्ट है। तो भाई सुपर मीटियोर मैं बोल सकता हूँ कि सबसे महंगा प्रोडक्ट है इनका रॉयल एनफील्ड का। तो आप ये देखिए कि जो 1 लाख या 1,10,000, 1,15,000, 1,20,000 या मतलब 1.5 लाख कुछ भी आप समझ लीजिए, तो उनमें भी ना जो चार्जिंग पॉइंट होता है वो या तो यहाँ ऐसा कहीं पोजीशन रहता है तो यहाँ पर दे देते हैं, कहीं यहाँ पर दे देते हैं, नहीं हुआ तो कई लोग यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। ये क्लच लीवर के नीचे साइड, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि फ्रंट साइड में कहीं भी दे देते हैं मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये जो आप देख रहे हैं ना इसके अंदर दे रखा है भाई। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पर अपना चार्जिंग केबल लगा दी, फिर मैं अपना मोबाइल कहाँ चार्ज करूँगा, ठीक है। इसको खोलना पड़ता है, ये यहाँ पे चाबी लगती है, ये आप देख लीजिए, और चाबी घुमाने के बाद इसको खोला जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने निकाली चाबी एंड यहाँ पर लगाई, ठीक है। अब ये निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा है रॉयल एनफील्ड और ये रहा इसका चार्जिंग पॉइंट। भाई अब आप मुझे बताओ, मुझे भाई मोबाइल चार्ज करना है, मेरे को कहीं पे जाना भी है, तो भाई मैं इसको अपनी केबल यहाँ इसको ऐसे खोल कर ऐसे लटका के इसको चार्ज करने के लिए बाइक रोक कर खड़ा होकर या बैठ कर इंतज़ार करूँगा क्या भाई? मतलब कुछ भी फुद्दू बना दे रखा है, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा मतलब मेरे को कमी नज़र आई इसमें कि भाई ये रॉयल एनफील्ड को समझना चाहिए यार कि ये क्या बना रहे हैं आप, ठीक है। पता नहीं क्या ही लॉजिक है, क्या ही R&D की है इनकी टीम ने। तो ये मैं इसको लगा देता हूँ, पहले इसको मैंने लगा दिया है। तो ये एक आप खुद देख लीजिए भाई, ये क्या ही सीन मतलब बना रखा है, क्या ही दे रखा है यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट। और कई मैंने यूट्यूबर्स का देखा है वीडियो, तो वो अपना ही अलग ज्ञान दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ये छेद दे रखा है ना, ये वाला, ये यहाँ से आप केबल निकाल लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए और पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको बता दूँ, ये भी मैंने करके देखा था। तो जो इसको खोलने के बाद ना, जो हम चार्जिंग केबल लगाते हैं, और चार्जिंग केबल लगाने के बाद अगर मान लो कि मैंने यहाँ से निकाल भी दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने केबल निकाल भी दी, तो दो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो क्या, एक तो ये ढंग से फिट नहीं होता, ठीक है, ये है ना, ये ढंग से फिट नहीं होगा। और आप इसे ज़बरदस्ती फिट भी कर देंगे ना, तो जो आपका चार्जिंग पॉइंट का ये लगता है ना इसमें सॉकेट में, और उसके बाद जो केबल निकलती है तो उसको बहुत पीछे की तरफ ऐसे उल्टा दबाना पड़ता है, ठीक है। ये है ना, जैसे मान लीजिए इधर से केबल निकली तो ऐसे उल्टा करके इसको दबाना पड़ता है, उसके बाद ये बंद होगा। तो पहले तो आपकी केबल ही ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से केबल निकाल भी दी है, तो वो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आ पा रही है, ठीक है। या तो फिर मैं ऐसे करूँ, यहाँ से केबल निकाली और बाइक चला रहा हूँ और अपने पॉकेट में यहाँ बैठे बैठे वो करूँ। तो भाई मैं इतना झंझट क्यों पालूँ, हाँ, उसको वहाँ देने का कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है। तो एक ये बहुत बड़ी इसमें कमी मुझे नज़र आती है, जो कि मैं कौन से में काउंट करता हूँ इसको। एक और जो इसकी सबसे बड़ी कमी है, देखो इसको कमी बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा ना कमी में काउंट करता हूँ। इसका जो एवरेज है भाई, शौक के लिए अगर आप इस बाइक को ले रहे हैं तो ठीक है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि भाई इससे मैं टूरिंग करूँगा और लंबी लंबी राइड्स करूँगा
और या फिर मैं व्लॉगिंग इसमें मोटो व्लॉग के लिए बाइक ख़रीद लूँ ये वाली, तो भाई ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो एवरेज है ना भाई इतना कम है कि आदमी रो जाएगा। ठीक है, शौक पर्पज़ से आप ले सकते हैं, और बाकी आपके पास आपकी पॉकेट इतना अलाउ करती है कि भाई इसका जो एवरेज है मैटर नहीं करता, उन्हें अपने शौक पूरे करने हैं तो ठीक है। ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगा कि भाई कि बिल्कुल ही ऐसा रोने वाला एवरेज दे रही है कि भाई आदमी अपने बाल ही नोच ले, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, इसका एवरेज बहुत कम है। मैंने जो सिटी में निकाला है ये इसका मैंने निकाला है अराउंड 16 अराउंड का निकाला है मैंने। मैक्स टू मैक्स मैं बोल दूँगा तो 17 का, इससे ऊपर तो भाई एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इससे ऊपर इसका एवरेज नहीं निकलता है। और जो हाईवे पे मैंने निकाला है, मैंने 2-3 बार लंबी राइड्स की हैं। यहाँ से मैं उत्तराखंड गया हूँ, यहाँ से मैं एमपी गया हूँ, मतलब भिंड गया हूँ, जो कि ग्वालियर के अराउंड ही पड़ता है। नोएडा से जितना भिंड पड़ता है, नोएडा से उतना ही ग्वालियर, तो सेम डिस्टेंस का है। तो मैं भिंड गया था, तो मैंने लंबी राइड भी की है इसमें, तो उस हिसाब से मैं बता दूँ आपको कि हाईवे में जो इसका एवरेज आता है वो आता है 20 से 22 के बीच। ठीक है, 21 या 22 ऐसा मतलब आप बोल सकते हैं, तो उतना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी क्लेम करती है इस बाइक का एवरेज 25 का। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, कंपनी क्लेम करती है इस बाइक का 25 का, और मैंने कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे हैं, वो भाई इसका एवरेज 30-32 निकाल रहे हैं। भाई अब मैं क्या बोलूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता, या तो कंपनी बेवकूफ़ बना रही है, फिर तो कंपनी को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो जो जिन्होंने R&D करके ये इतना हैवी प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो फुद्दू है। ठीक है, या तो फिर आप लोग अपने व्यूज़ और लाइक कमाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो, तो ऐसा मत करो यार। भाई कंपनी क्लेम कर रही है 25 का, ठीक है, आप 25 से ऊपर 26 का निकाल देंगे, 27 का निकाल देंगे, मतलब 30-32 का कैसे यार। तो इसका जो माइनस पॉइंट है ये भी मैं बता दूं, इसका ये एवरेज वाला माइनस पॉइंट है। बाकी ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत पॉकेट अलाउ करती है तो आप इसको ले सकते हैं, और ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट हाँ, मेरे लिए ये एवरेज इसका माइनस पॉइंट है। इसकी एक और जो कमी है वो है इसका वेट। भाई 242 किलो की ये बाइक है। ठीक है, और इसमें फिर पेट्रोल डलवा दो, ये सम गार्ड लगवा दिया, ये लेग गार्ड लगवा दिया, और ख़ुद इसमें 80-85-90 किलो का आदमी बैठेगा ना भाई, तो लगा लो कितना वेट की, मतलब कितनी वेट की ये बाइक हो जाएगी। तो आप ये समझिए इसका वेट ये थोड़ा सा हैवियर साइड चला जाता है। तो अगेन ये सब्जेक्टिव है कि भाई इतनी हैवी बाइक है, इतनी हैवी सीसी की, और क्रूज़र बाइक है, तो क्रूज़र बाइक में तो खैर वेट होता ही है। ये देखो ये निकल गए भाई नोएडा के हीरो। तो क्रूज़र बाइक है, इतनी हैवी बाइक है, तो भाई इसमें वेट ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं इसको माइनस पॉइंट तरफ रखूँगा, क्योंकि कई बार ना इसको जैसे रोड के नीचे उतारते हैं ना, यहाँ तो चलो यहाँ पर ये पैरेलल है। ठीक है, ये जैसे आप रोड देख रहे हैं, रोड ये रही और नीचे की ज़मीन ऐसी है, तो ये पैरेलल है। कई बार ये ऊंची नीची होती है कई जगहों पर, तो लाइक मतलब मैंने बाइक उतार दी नीचे, ठीक है, ऐसे में लाया यहाँ से, और बाइक का हैंडल उस तरफ है और बैक साइड इस तरफ है। तो अगर मैं बैठ के उसको चढ़ाना चाहूँ, भाई मैं तो जिम करता हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मैं इसको नहीं चढ़ा पाता हूँ। तो रॉयल एनफील्ड ने एक ये चीज़ बहुत अच्छी की है, ये दोनों साइड ये दे रखे हैं, ये तो ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी हेल्प के लिए, काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं। नहीं तो भाई इतनी हैवी बाइक, इतनी वेट इसका हैवी है, तो ये अगर नहीं दिया होता ना ये दोनों, भाई आदमी की हालत ख़राब हो जाए। तो मेरी तरफ से एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। एक और जो इसका माइनस पॉइंट है वो है इसके इंजन की हीट। देखो फिर से मैं आपको बोल दूं, ये एक सब्जेक्टिव है, वैसे तो सब्जेक्टिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितनी भी हैवी सीसी की बाइक आती है उनमें इंजन हीट का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जितनी भी आप स्पोर्ट्स बाइक देखें या फिर ऐसी क्रूज़र टाइप की बाइक देखें, उनका जो हैवी सीसी का इंजन होता है उनमें बहुत तगड़े लेवल की हीट निकलती है। तो हालांकि ये क्रूज़र बाइक है तो पैर काफ़ी आगे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, पैर आगे साइड रहते हैं, तो उसमें इंजन हीट जब बाइक चलती है तो इंजन हीट पीछे की तरफ जाती है, तो उतना पता नहीं चलता है। लेकिन गर्मियों में भाई ये भी आपको पूरा मज़ा दे देगा हीट का, आपको वैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैर में। तो बाकी जो बाइकें होती है उनका फुट रेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जितनी भी इंजन हीट आती है बाइक चलाते टाइम तो पूरे पैरों पे लगती है। इसका थोड़ा सा सीन कम है, इसके पैर आगे हैं इसलिए इसमें इतनी हीट पता नहीं चलती, लेकिन हाँ इसमें हीट जो है वो एक माइनस पॉइंट है। इसकी अगली कमी मुझे नज़र आई है ये साइड स्टैंड, ठीक है। जैसे कि अभी साइड स्टैंड देख रहे हैं ना, तो
साइलेंसर बहुत गर्म हो जाता है, सभी को पता है, हर बाइक में, ऑलमोस्ट सारी बाइकों में काफ़ी गर्म हो जाता है, इसमें भी हो जाता है। तो इसका देखिए आप, जैसे ये कैप दे रखा है, ठीक है, ऊपर से कवर कर रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और आगे भी अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कवर दे रखा है, ठीक है, कवर कर रखा है साइलेंसर को। भाई मुझे आप ये बताओ, जो ये साइड स्टैंड है, इंजन इतना गर्म हो जाता है, ये नंगा साइलेंसर क्यों दे रखा है? आप यहाँ पर देखिए, ये शू के निशान भी बन गए हैं, थोड़ा यहाँ पर और थोड़ा सा ये यहाँ पर, ये जैसे कि आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा, ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। हालांकि ये निकल जाएगा, मुझे पता है कैसे निकलेगा, लेकिन आप फिर भी ये देखिए कि भाई जब आपने ये कवर दे रखा है, ये भी कवर दे रखा है, भाई जो मेन जगह है यहाँ से हम पैर से साइड को, स्टैंड को नीचे करते हैं, भाई वो जगह तुमने खाली दे रखी है, तो क्या ही सीन है भाई। ये तो इतना तो दिमाग लगा लेते कि यहाँ पर तो दे देते यार। ये देखो इतना गर्म हो जाता है साइलेंसर कि जूता वहीं पे चिपक गया ये। तो ये भी एक मुझे कमी नज़र आई। अगली जो कमी है वो है रियर सस्पेंशन की, जो कि काफ़ी स्टिफ है, मतलब जो छोटे मोटे गड्ढे भी रहेंगे ना रोड पे, ठीक है, तो वो आपको पूरा पूरा फील देंगे ये सॉकर, ठीक है। लेकिन यार मैं इसको कमी में काउंट कर तो रहा हूँ, बट मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक तो ये क्रूज़र बाइक है, दूसरा इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ऑलरेडी काफ़ी कम है। अगर उसके बाद भी कंपनी इसको काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन दे देगी ना, तो पता है क्या होगा, मान लो एक या दो आदमी बैठे हैं इसमें और ये उस पर चल रही है थोड़े ऊंचे नीचे गड्ढों पे या ब्रेकर पे, तो क्या होगा, अगर ज़्यादा स्मूथ होंगे तो ये बाइक ना पूरी ऊपर नीचे दबेगी, तो जिससे इसके जो नीचे वाला पार्ट है, ये इंजन वाला पार्ट है या साइलेंसर आप बोल सकते हैं, ये जल्दी से ज़मीन में, रोड पे लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये स्टिफ दे रखा है, जैसे कि अभी इन्होंने स्टिफ दे रखा है ना, तो ये चांसेस थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो ठीक है, एक तरह से सही भी है, लेकिन मुझे थोड़ी सी कमी लगती है कि जब भाई आप इतनी महंगी बाइक ख़रीद रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी आपको एक स्मूथ राइड ना मिले, तो थोड़ा सा ना आपको ये अच्छा फील नहीं कराते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको कॉन्स में रखा है इसको। अगली कमी मुझे जो इसमें लगती है वो है इसका टर्निंग रेडियस। नॉर्मल बाइक मान लीजिए कि जैसे किसी को यू टर्न लेना हो किसी बाइक को, तो 15 मीटर का जो चौड़ा रोड है उसमें इजीली मुड़ जाएगी ना, तो इसको 20 मीटर की रोड लगेगी, मतलब यू टर्न लेने में 20 मीटर चौड़ी रोड लगेगी इसको यू टर्न लेने में। तो इसका जो टर्निंग रेडियस है ना, ये काफ़ी बड़ा है। तो मुझे कई बार ना, जैसे सिटी राइड करते हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में यार कितनी भीड़ होती है, तो जो बिल्कुल बाइकों से चिपक के निकालनी होती है या कहीं गली कूचों में घुस के वहाँ से निकालनी होती है, तो इसमें दिक्कत लगती है कि भाई यार इसका जो रेडियस है, टर्निंग रेडियस है, वो काफ़ी बड़ा आपको लेना पड़ेगा। तो ये भी एक कमी है इसमें। अब आ जाइए इसके टैंक में। वैसे तो इसके टैंक में कोई कमी नज़र नहीं आती है, काफ़ी अच्छा टैंक है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी इस टैंक में आती है। लेकिन भाई इसका जो लोगो है, टैंक लोगो, मतलब मैं क्या ही बताऊं, देखो दोनों तरफ से दिखा देता हूं, ठीक है भाई। इसकी जो और कलर की बाइक है ना, जो सुपर मेटियोर है मेरी, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रल ग्रीन कलर। तो ऐसी काफ़ी सारी और कलर की भी सुपर मेटियोर हैं, उनमें सब में 3D लोगो दे रखा है भाई, ठीक है, 3D लोगो, जो कि एक प्रीमियम बाइक शो करता है कि भाई पूरी इतनी महंगी बाइक है तो एक प्रीमियमनेस उसमें दिखाता है। इसमें भाई क्या ये मतलब थर्ड क्वालिटी का, जो कि आपके हंटर टाइप में लिख दिया, जैसे हंटर नहीं आती है सबसे सस्ती बाइक, उस टाइप का लोगो यहाँ पर दे दिया है भाई। क्या ही R&D किया है, एक तो क्या इसमें किया है चार्जिंग पॉइंट पे, और क्या इसमें किया है। तो भाई ये भी एक कमी इसमें मुझे नज़र आती है, जो कि रॉयल एनफील्ड को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करना चाहिए। और इसी वजह से ये कलर, एक्चुअली मुझे ये टैंक लोगो की वजह से ये बाइक पसंद नहीं आई थी, लेकिन जो ये बाइक मैंने ख़रीदी है, अब कई लोग बोलेंगे कि ये बाइक क्यों ख़रीदी, तो इसका जो कलर है, कलर मुझे बहुत पसंद आया था। हाँ भाई, जॉन अब्राहम धूम मूवी तो ये देखो यहाँ पर ये भाई आ रखे हैं अपनी स्प्लेंडर लेकर, हीरो स्प्लेंडर। ख़त्म नहीं हो गई भाई, काफ़ी सक्सेस गाड़ी है, काफ़ी सक्सेस गाड़ी है ये। तो काट देना भैया, हमारा नाम आ जाएगा घर पे तुम्हारा नाम आ जाएगा घर पे? हाँ, बिना बताए लेके आए। अच्छा, इसमें जो मुझे अगली कमी नज़र आती है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। जैसा कि आप अभी इसमें देख पा रहे होगे, ये साफ साफ कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना कम है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन फिर से अगेन ये वेरी कर जाता है, क्योंकि ये क्रूज़र बाइक है, तो उस हिसाब से इसका ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, बट इंडियन रोड के हिसाब से इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है। और इसका है ये इंडिकेटर। भाई जब इतनी प्रीमियम बाइक इन्होंने बनाई, इतनी महंगी बाइक बनाई है, भाई क्या दे रखा है ये हेलोजन, क्या सीन है भाई।
ये हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर दे दिए तुमने, मतलब सब कुछ अच्छा, ये इन्होंने ख़राब कर दिया। तो ये ना इसका शो बिगाड़ते हैं। ये जो इंडिकेटर है ना, एक बहुत बड़ी कमी नज़र आती है कि भाई यहाँ तो LED टर्न इंडिकेटर दे देते यार, ये सिंपल सा बल्ब वाले इंडिकेटर दे दिए हैं। चलो अब तुम्हारी बारी चलाने की, चलाओ फिर। ये देखो आराम से। और भी इसमें एक दो अच्छाइयाँ एक दो बुराइयाँ और भी हो सकती थी अगर उसको नोटिस किया जाता। बाकी तो यही था मेरा ओपिनियन। दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन इस बाइक को लेकर। एंड अब ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं खींचूंगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो ये हो चुका है। तो चलो आपको इस बाइक के बारे में कुछ तो पता चला होगा जो कि इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। और अब चलते हैं इस ब्लॉग की फिनिशिंग करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।